नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। चलिए देख लेते हैं कि आज हमारे बाजार के लिए ग्लोबल मार्केट से किस प्रकार के संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि स्थिति कुछ मिक्स्ड दिखाई दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 15,800 के पास हम देख रहे हैं 45-46 अंकों की कमजोरी दिख रही है। जापानीज मार्केट पर नजर डालें तो यहां पर बिल्कुल फ्लैट रेंज बाउंड शुरुआत होते हुए दिखी है। ऑलमोस्ट 36 से 37 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। वहीं डाउ फ्यूचर्स पर या नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालते हैं तो थोड़ी राहत की बात यहां डेफिनेटली दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स जहां 84 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता दिख रहा है, वहीं 28-29 अंकों की स्ट्रेंथ नैस्डैक फ्यूचर्स भी दिखा रहा है। ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट में ऊपरी स्तरों से कुछ कूल ऑफ जरूर देखने को मिला है, लेकिन ये सब हो रहा है रूस यूक्रेन की पृष्ठभूमि पर, जहां पर 13वें दिन पहुंच चुका है और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो वहां क्या डेवलपमेंट्स हैं, कैसा असर पड़ेगा, मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे, इस सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। 13वां दिन है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने वाले हैं इस युद्ध को। तीसरे दौर की बातचीत भी हुई है। तो रशिया यूक्रेन के फ्रंट पर क्या डेवलपमेंट है? सबसे पहले तो विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और हमारी पूरी टीम को, हमारी डायरेक्टर को, हमारी प्रोड्यूसर्स को। मजा आता है आप लोगों के साथ काम करके और काफी सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। तो आशा करते हैं कि ये दिन आपके लिए अच्छा रहे। अपडेट की बात है तो अगेन कुछ पॉजिटिव अपडेट मैं लेकर नहीं आया हूं। कल तीसरे राउंड की बातचीत हुई थी, थोड़ा लगा था कि शायद सिचुएशन में सुधार आ सकता है, बट कुछ बड़ा निकल कर नहीं आया। तो बैठक हुई है, कुछ ऐसे डिसीजंस नहीं आए, बल्कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी नर्वसनेस आ रही है। एक क्या है, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे, और उनकी डिमांड्स क्या हैं ये भी उन्होंने सामने रख दी है। उन्होंने कहा है एक तो यूक्रेन का डीमिलिटरिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि यूक्रेन की जो मिलिट्री है वो ऑफेंसिव मिलिट्री नहीं होनी चाहिए, पूरा नंबर रिड्यूस होकर सिर्फ 60,000 लोगों तक रह जाना चाहिए। दूसरा, क्राइमिया और लुहांस्क डोनेट्स्क के जो रीजन्स हैं उसको, क्राइमिया को रशिया का पार्ट माना जाना चाहिए और लुहांस्क और डोनेट्स्क को इंडिपेंडेंट नेशंस का करार देना चाहिए। अगर आप ये सारी बातें मानने को तैयार हैं और इसके साथ ही यूक्रेन अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से अमेंड करे जो ये गारंटी देता है कि आगे यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा, यानी कि नेटो या फिर यूरोपियन यूनियन जैसी किसी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा, अगर इन सब बातों की यूक्रेन हमें गारंटी देता है तो युद्ध आज ही हम बंद करने को तैयार हैं। पर ये इतनी सख्त कंडीशंस हैं कि यूक्रेन इसको मानने को तैयार नहीं है। तो एक स्टेलमेट की तरह वहीं पर सिचुएशन अटकी हुई है, कुछ नया निकलकर आया नहीं है। इनफैक्ट जो इंटेंसिटी है वॉर की वो हम देख ही रहे हैं। एयर स्ट्राइक्स इस समय ज्यादा बढ़े, ग्राउंड ऑफेंसिव उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, पर एयर स्ट्राइक्स काफी बड़े हुए हैं। इसके अलावा 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें आई हैं। एक, मॉर्गन स्टैनली ने प्रेडिक्शन दी है कि रशिया डिफॉल्ट कर सकता है। अब ये एक बड़ी चिंता बन सकती है रशिया के लिए, तो ऑब्वियसली चिंता है, बट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ी चिंता बन सकती है, क्योंकि रशिया 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो अगर रशिया डिफॉल्ट कर सकता है, और मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में ही ये डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी है, तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि इसका कंटेजियन इफेक्ट काफी बड़ा होगा। तो 1-2 चीजें ऐसी हुई हैं जो दिखा रही हैं कि फिलहाल सिचुएशन में कोई सुधार नहीं है। जहां तक मिलिट्री अटैक की बात है कोई सुधार नहीं हुआ है, और जहां तक इकोनॉमी की बात है वो तो हम इंपैक्ट देख ही रहे हैं, इन्फ्लेशन और बाकी कमोडिटीज में जो बड़ा उछाल आया है। ओके, साथ ही दीपांशु अब ये भी बता दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि यूएस मार्केट से कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। कल भी गिरावट लेकर बंद हुए हैं, अधिकतर इंडाइसेस वहां दबाव झेल रहे हैं। हाँ, कमोडिटी फ्रंट पे हमने देखा है कि कुछ राहत जरूर मिली है। तो जरा बताइए वहां से किस प्रकार के अपडेट हैं? आज सुबह के संकेत इस समय थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी खुला था करीब 250 अंक नीचे था, वहां से देखिए अब सिर्फ 40 अंक नीचे, तो बढ़िया 150 अंकों की रिकवरी आपने एसजीएक्स निफ्टी पर देखी है। डाउ फ्यूचर्स अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। एशिया के बाजार भी कमजोर खुलने के बाद अब रिकवर आपको होते हुए दिख रहे हैं। तो संकेत वैसे तो अच्छे नहीं है, बट एटलीस्ट आज सुबह वैसी गिरावट नहीं है जैसा हमने कल शाम को देखा। और कल शाम को हमने क्या देखा, अक्टूबर 2020 के बाद S&P 500 के लिए सबसे खराब दिन था इस साल का। अदरवाइज यूएस मार्केट्स के लिए सबसे खराब दिन आपने आते हुए देखा है। 800 अंक टूटकर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। इसके साथ ही S&P 500, रसल 2000 में 2.5 से 3% की गिरावट थी, और एक बार फिर से आईटी सबसे ज्यादा कमजोर था, 3.5% नैस्डैक टूटा है। यही नहीं, नैस्डैक अब आप ऊंचाई से देखें तो 20% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है, यानी कि जो टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं कि एक बेयर मार्केट टेरिटरी में नैस्डैक आ गया है। तो ये डेफिनेटली चिंता का विषय है जहां तक अमेरिकी बाजारों के हाल का सवाल है।
दो ही बड़े फैक्टर्स हैं, एक तो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध अब बढ़ते हुए दिख रहा है उसकी चिंता है, और दूसरी बात है कि इसका इन्फ्लेशन पर क्या इंपैक्ट होगा, ग्रोथ पर क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी 40 साल की ऊंचाई पर है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 साल की ऊंचाई तक इन्फ्लेशन यूएस का बढ़ सकता है, 8% तक आ सकता है जब डेटा आएगा। और इसके साथ ही इन्फ्लेशन बढ़ने से, तेल के दाम बढ़ने से क्या रिसेशन का खतरा फिर से आ रहा है, इसकी वजह से निवेशक चिंतित हैं। कल हमने देखा बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़ी है, 1.68% से बढ़कर ऑलमोस्ट 1.78% तक आ गई है। तो डेफिनेटली इसी चिंता की वजह से हमने अमेरिकी बाजारों में इतनी भारी गिरावट कल देखी है। यूरोप में भी 1.5 से 2% की गिरावट थी, कोई राहत के संकेत नहीं थे। कच्चा तेल अच्छी बात है कि जिस लेवल पर कल हम बंद हुए थे भारतीय बाजार जब 3:30 बजे, लगभग 125 के करीब ही ब्रेंट था, अभी भी उधर ही है, उससे थोड़ा बल्कि नीचे ही आ गया, अब 122 हो गया। तो थोड़ी राहत वहां पर आई है, हल्की सी गिरावट है, हालांकि 13 साल 14 साल की ऊंचाई पर ही ये दाम है। गोल्ड भी $2000 के नीचे आ गया, पर उसके सामने आप देखिए निकल में क्या हो गया है। 67% एलएमई पर कल निकल बंद हुआ है बढ़कर। भारतीय बाजार में भी उतनी ही आपने बड़ी गेंद देखी। इंट्राडे में तो 75% तक की गेंद आते हुए देखी थी। सिर्फ इस एक निकल में हमने कल इतना बड़ा उछाल देखा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे कमोडिटी बाजार में कल कूल ऑफ हुआ है, कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर बड़ा उछाल है, बट डेफिनेटली सिचुएशन फिलहाल कोई राहत वाली नहीं है, बट बाजार भी ओवरसोल्ड है, तो शायद थोड़ी रिलीफ इस समय आती हुई दिख रही है। जाहिर तौर पर कोई भी रिलीफ, कोई भी गिरावट कमोडिटी फ्रंट पर देखने को मिले कंजम्पशन बेस्ड कमोडिटीज में, तो वो हमारे लिए और महंगाई के फ्रंट पर तो राहत की ही बात होगी। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्लोबल अपडेट एंड मार्केट्स का हाल दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो एक और ऐसा दिन जहां पर कैश स्पेस में हमने एफआईआईज की तरफ से भारी बिकवाली जारी देखी है। 7482 करोड़ के आसपास की कैश स्पेस में बिकवाली दिखी है। इसके सामने डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी जारी रखी है। 5331 करोड़ के पास का फिगर है। एफएनओ स्पेस में बात की जाए तो एफआईआईज की तरफ से 192 करोड़ के आसपास की हमने खरीदारी बनते हुए देखी है। चलिए, जिस प्रकार के मिले जुले संकेत हमें फिलहाल ग्लोबल मार्केट से आज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमारे बाजारों में ट्रेड की रणनीति क्या होगी, इस पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल संकेत तो हम देख रहे हैं सुधरने का फिलहाल नाम नहीं ले रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध भी अभी फिलहाल ठंडा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे मार्केट में एक बड़ा डेवलपमेंट है, एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। इसका बाजार पर कैसा असर देख रहे हैं सर आज? गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, हमारी टीम में और हमारे जितने भी महिला दर्शक हैं उन सबको विशेष शुभकामनाएं, विशेष गुड मॉर्निंग आज के दिन। वैसे तो आप हर रोज हमारे लिए बेहद अहम है, लेकिन आज का दिन आपके लिए ज्यादा अहम है और उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, एग्जिट पोल वैसे ही है जैसे पोल्स है, यानी कि उम्मीद के मुताबिक ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आते दिख रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से बनना लगभग साफ नजर आ रहा है। गोवा और उत्तराखंड में लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, वैसे ही कांटे की टक्कर दिख रही, किसी भी तरफ मामला जा सकता है। मणिपुर छोटा राज्य है, लेकिन वहां पर बीजेपी की सरकार बनने के आसार दिख ही रहे हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के जो आसार है, ये कमोबेश उम्मीद के मुताबिक है। अब जहाँ तक बाजार का सवाल है, बाजार के लिए बहुत ज्यादा अहमियत वाले हैं नहीं। हाँ, इस खराब बाजार में अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बनने के आसार नहीं है, तो एक और नेगेटिव ऐड हो जाता है। लेकिन सरकार बन रही तो ये हल्का सा न्यूट्रल से हल्का सा पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं। तो फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे ऐसे नहीं है जिससे कोई खास फर्क पड़े बाजार पर। नेगेटिव साइड पर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मानकर चले। हल्के पॉजिटिव साइड पर या उम्मीद के मुताबिक मानकर चल सकते हैं। हो सकता है एसजेएक्स निफ्टी में हल्की फुल्की रिकवरी आई हो, उसमें थोड़ा बहुत योगदान इस एग्जिट पोल का भी हो सकता है। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से 10 तारीख को, यानी कि परसों जब नतीजे आएंगे, उन नतीजों के बाद हल्का फुल्का बाजार का रिएक्शन होगा। लेकिन आपको पता ही है, इतने बड़े देश में चुनाव चलते रहते हैं। एक ये तो उत्तर प्रदेश है, उसकी वजह से ज्यादा अहमियत है। अदरवाइज विधानसभा चुनाव की बहुत ज्यादा अहमियत होती नहीं है। तो ठीक है, एक दिन का हल्का फुल्का रिएक्शन निफ्टी पर 150-200 पॉइंट तक की एक मूव, वो आमतौर पर बनती है नॉर्मल मार्केट में। लेकिन अभी मार्केट के लिए, जहाँ आपको पता है, विधानसभा चुनाव के नतीजे से ज्यादा बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े ट्रिगर्स दुनिया भर से है, और मुझे लगता है कि उन पर ज्यादा बाजार का फोकस रहेगा। ये एग्जिट पोल जो है वो बाजार के लिए न्यूट्रल है। तो सर फिर ये बता दीजिए कि बाजार में किया क्या जाए और लेवल्स क्या होंगे सर, निफ्टी बैंक निफ्टी? सबसे बढ़िया तो नेहा यही कि कुछ ना किया जाए, कुछ ना करना ही सबसे बढ़िया रणनीति है। लेकिन जाहिर सी बात है, हर रोज इतने करोड़ों का वॉल्यूम होता है, तो लोग कुछ तो आते ही करते ही हैं। जो कर रहे हैं और या करना चाहते हैं,
या किए बगैर रह नहीं सकते, उनके लिए लेवल्स में दे सकता हूँ। ट्रेडर्स के लिए राय बिल्कुल साफ है, ओवरनाइट पोजीशन रखना बहुत रिस्की है, दिन के दौरान भी उतार चढ़ाव के साथ रखना रिस्की है, तो बैच छोटी क्वांटिटी में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा और पैसा डालने का मौका आ गया है 15,500-600 के आसपास, ये अच्छी जगह है। अगर आज मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत आप 15 से 20% और पैसा यहाँ पर लगाने की सोच सकते हैं। लेवल्स में आपको बता दूं, निचले स्तरों पर 15,550, 15,625 ये दिन के लिए सपोर्ट का काम करेगा, वो भी तब जबकि आप 15,700 को तोड़ें, तो कल का लो 15,700 है, इससे आसानी से नहीं टूटना चाहिए, लेकिन टूटे तो 15,550, 15,625 अच्छी रेंज, जहाँ पर इन्वेस्टर्स भी अपना थोड़ा पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं, लगाना ही चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 15,950, 16,125 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, इसको पार करके ऊपर टिके तो फिर नए लेवल्स की तरफ हम आगे बात करेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल रिकवरी आई है निचले स्तरों से, लेकिन अब भी कमजोरी के संकेत साफ है। 32,200, 32,375 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। आज इसके नीचे फ्रेश कमजोरी बनती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 33,300, 33,525 ये रेंज है 200-225 पॉइंट की, जहां पर बैंक निफ्टी डूबता हुआ नजर आ सकता है। उसके ऊपर निकलेगा तब नई तेजी की हम बात करेंगे। जी ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ना सिर्फ कारोबारियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, बल्कि निवेशकों के लिए भी एक बेहतरीन एडवाइस आज रखने के लिए। तो साफ तौर पर जितनी हल्की पोजीशन हो, सर तो कह रहे हैं कि आप नहीं के बराबर ही ट्रेड करें, वॉच करें तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी अगर आप मन बनाते हैं तो निफ्टी में 15,550, 625 एक सपोर्ट रेंज मान के चले। अपसाइड में 15,950, 16,125 आपकी अपर बैंड होगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में आपकी जो रेंज होगी 33,200 और 375, माफ कीजिएगा 32,200 और 375 ये आपकी सपोर्ट रेंज होगी। और अपसाइड में सर को लगता है कि 33,300, 525 ये एक अपर बैंड का काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन के बीच का जो तनाव है वो हम देख रहे हैं कि अब तकरीबन 2 हफ्ते पूरे करने जा रहा है। डेडलॉक की स्थिति हो गई है, बात कहीं भी पॉजिटिव दिशा में बढ़ती नहीं दिख रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए? मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। शर्मा सर, युद्ध किसी भी तरह से कूल ऑफ होने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरे चरण की भी बात हुई है, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि होगा क्या। सर बताइए क्या किया जाए? इस पूरे माहौल के अंदर जो 2-3 चीजें देखने लायक हैं वो ये कि कितना प्रेशर वेस्ट बना रहा है भारत और चीन के ऊपर कि भाई आप भी रशिया को कंडेम करो। तो इस तरह के जो प्रेशर हैं ये दोनों सक्षम है इस बारे में झेलने में। और कहीं पे ये बात अगर ये आ जाती है कि क्योंकि आप उसको कंडेम नहीं कर रहे हो तो हम आपको भी, आपके भी काटसा लगाएंगे क्योंकि आपने रूस से S-400 खरीदा है वगैरह वगैरह, इस तरह के अगर कदम उठाते हैं तो वो फर्दर खराब हो सकते हैं हमारे लिए। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया पे किसी प्रकार का दूसरा कोई सैंक्शन किसी प्रकार का नहीं लगता है, जो मैं समझता हूँ कि नहीं लगेगा, तो फिर ये वॉर जो करंट फॉर्म में डिस्काउंट हो चला है। अभी क्या था कि हमारे जो नतीजे जो पॉलिटिकल जो स्टेट्स के आने वाले थे वो तो 10 मार्च को ही आएंगे, उसके बाद में ही पक्की बात होगी। लेकिन जो इंडिकेशंस हैं वो ये जरूर देख रहे हैं कि योगी जी की जो वापसी है वो 2024 के लिए मार्ग प्रशस्त करती है भारतीय जनता पार्टी का, जो मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। तो अगर किसी प्रकार से अगर ये नहीं होता, अगर यहाँ पे समझ लीजिए समाजवादी है कि अन्य पार्टी आगे आ जाती थी यहाँ पे, तो रूस का और ये सीजफायर होने के बाद भी हमारा मार्केट ऊपर बढ़ने की कैपेबिलिटी नहीं रखता था। तो वो बाउंस बैक की एबिलिटी अब लौट आई है, वो एनर्जी आ गई है कि अगर युद्ध रुका तो हम बाउंस बैक बहुत अच्छी तरह से करेंगे। इसको इस बात की तरह से लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि समय है, जैसा सर ने बताया, अनिल जी ने, उसी प्रकार से आप उसी एडवाइस कर चले। स्टॉक्स पे तो मैं एडवाइस नहीं कर सकता, पर मैं जरूर कहूंगा कि माहौल ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा वापस एक बार अपना जो चाहिए थे स्टॉक्स हैं, अगर आपने बेच दिए ऊपर तो ये शायद लेने का थोड़ा वक्त है। चलिए शर्मा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफी राहत भरी बात आपने यहाँ पर कही है। निवेशकों को इससे जरूर भरोसा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं एंड खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा। मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि ब्रॉडर मार्केट्स में तो जो होना है सो होगा, लेवल्स मिल गए हैं, एक्शन आपकी स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट क्या कहती है? ओके, लिस्ट ठीक ठाक है।
और यहाँ पे कुछ ट्रिगर्स भी है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। सबसे पहले तो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस आज दूसरे अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड विचार करने वाला है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। वोखार्ड जो राइट इशू था जिसका इशू प्राइस 225 रुपये प्रति शेयर का है, उसकी आज एक्स डेट है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा ग्लोबली तो यूरोप का जीडीपी नंबर्स आने वाले हैं और चाइना की सीपीआई नंबर्स है, तो उसके ऊपर आपकी नजर होगी। गैस कंपनीज पे नजर रखेगा, खासकर आईजीएल, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी की घोषणा इन्होंने कर दी है। दिल्ली में सीएनजी के दाम जो है वो 50 पैसे प्रति किलो के आसपास बढ़ चुके हैं। एनसीआर में जो दाम है उसमें 1 रुपये प्रति किलो के आसपास की बढ़ोतरी की गई है, तो इसका इम्पैक्ट आज आपको अक्रॉस गैस कंपनीज देखने मिलेगा, खासकर आईजीएल। सन टीवी 5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नैटको फार्मा कंपनी ने रेवलीमिड का जो एसिड जेनरिक वर्जन है उसको यूएस मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 5 mg, 10 mg, 15 mg, 25 mg को लॉन्च जो है वो इसने किया है, और मार्केटिंग पार्टनर एरो इंटरनेशनल जो है उसके साथ मिलकर जो है इस प्रोडक्ट को इन्होंने लॉन्च किया है। इंश्योरेंस कंपनीज पे नजर रखेगा, क्योंकि फरवरी का प्रीमियम डेटा निकल के आया है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ फरवरी में न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है उसमें करीब 22% के आसपास की गिरावट हुई है। एलआईसी फरवरी में पहले साल का जो प्रीमियम है 12920 करोड़ से बढ़कर 17490 करोड़ हो चुका है। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे पहले साल का जो प्रीमियम है 1900 करोड़ से बढ़कर 2080 करोड़ के आसपास आया है। एसबीआई लाइफ फरवरी में पहले साल का जो प्रीमियम है 1750 करोड़ से बढ़कर 1870 करोड़ के आसपास आया है। वहीं एक्सिस बैंक क्लैरिफिकेशन दिया है इन्होंने कि बैंक का कहना है कि सिटी इंडिया की रिटेल यूनिट डील की खबर जो है वो काफ़ी हद तक स्पेक्यूलेटिव है, क्योंकि लगातार ये बातें चल रही है कि सिटी का जो रिटेल कारोबार है वो एक्सिस बैंक खरीदेगी, तो इन्होंने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया। और आखिरी में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, यहाँ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि कंपनी की होल्डी ओन सब्सिडरी ने 2010 में बनी आर क्लास प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल ग्रेट शिप रोहिणी को स्क्रैपिंग में बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कर लिया है। Q4 FY22 में वेसल की डिलीवरी खरीदने को इस कंपनी ने कहीं ना कहीं ये ओवरऑल करार जो है वो किया है, तो इसके चलते भी आपको इस कंपनी पे नजर रखनी है। चलिए शुक्रिया वरुण। तो ये थे सारे स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट, जहां पर खबरों के दम पर आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स कहां से आ रही हैं। आनराठी सिक्योरिटीज L&T टेक खरीद की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 4500 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 4720 के पास। सेंट्रम ब्रोकिंग HCL टेक खरीदने की रिकमेंडेशन है, 1200 का टारगेट, 1135 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। चलिए अब इक्विटी मार्केट में एक्सपर्ट्स की क्या राय है, कौन से लेवल्स पे आपको खरीद बिक्री का मौका मिलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ चुके हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आज मार्केट में कहां कहां आपको कमाई के मौके दिख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, 2 स्टॉक मैंने चुना है, एक लॉन्ग साइड का चुना है, एक शॉर्ट साइड का चुना है। जो शॉर्ट साइड का मैंने कॉल चुना है वो रहेगा L&T। L&T का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो मैं मानता हूँ यहाँ पे बिकॉली और हम देख पाएंगे जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है और वॉल्यूम जिस तरह के बने हुए हैं, इसलिए मैंने L&T को चुना है। अभी L&T का जो फ्यूचर है 1643 के आसपास है, बिकॉली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 1655 का रहेगा, टारगेट रहेगा 1620 का। और लॉन्ग साइड का जो स्टॉक चुना है वो है इन्फोसिस, खरीदारी करने की सलाह होगी इन्फोसिस में। 1740 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 1720 का होगा और टारगेट 1780 का होगा, जो कि आज या कल के सेशन में हासिल होने की संभावना है। आशीष जी कोई इंडाइसिस पर नजर होगी? वैसे तो लगातार आप जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करके चलिए, अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगा के चलिए, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई ऐसा इंडेक्स है जो आपकी नजर में है आज? देखिए, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा रेंज बाउंड होने की संभावना आज के ट्रेडिंग सेशन में मुझे इंडेक्स में दिखाई दे रही है। निफ्टी की बात करें तो 15,950 के जब तक हम नीचे है तो थोड़ा बेरिश मोमेंटम हो सकता है, और 15,700, 15,600 ये नीचे की तरफ के लेवल्स बनते हुए निफ्टी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में 33,150 के नीचे अगर निकलता है तो ही हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने की सोचेंगे। 33,150 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, तो मैं वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाऊंगा। 33,150 के नीचे मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन लेने का उस वक्त डिसीजन लेने की कोशिश करूंगा।
आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो बेहतरीन रणनीति एडवाइस हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए, एंड ऑफ कोर्स वो धमाकेदार स्टॉक्स भी हमारे दर्शकों को देने के लिए। चलिए, ये तो बात हो गई इक्विटी मार्केट में कमाई की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में भी बीते सत्र खासतौर से जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। अभी तो हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से आई है कुछ मुनाफा वसूली। क्या किया जाए? केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सर बताइए, गोल्ड सिल्वर है तो अभी भी हम देख रहे हैं कि अपने ऊपरी स्तरों के पास ही थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला है, तो ये जो कूल ऑफ देखने को मिला है आज, क्या ये खरीद का मौका होगा? गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली देखिए, कल का दिन काफी ऐतिहासिक दिन था। मतलब कोई भी कमोडिटी, चाहे आप सोने की बात करो चाहे चांदी की बात करो, सभी में हमने जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है। इनफैक्ट रशिया से रिलेटेड जितनी भी 13 कमोडिटीज है, चाहे हम निकल में देखें तो 51,000 का लेवल इंटरनेशनल में टच करता हुआ दिखाई दिया, जो करीबन ऐतिहासिक 76% का गेन। क्रूड में हमने 2008 का लेवल ऑलमोस्ट टच कर दिया, वीट 14 साल के हाई पे। तो ऐसा मोमेंटम हमें लगता है जब तक युद्ध पे विराम नहीं लगता है ये कंटिन्यू रह सकता है। वॉलिटिलिटी हमने देखा एक्सट्रीम जोन में आ चुकी है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। बट सिंपल है कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमें लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो गोल्ड को और सिल्वर को सपोर्टेड रखेगा। तो आज के लिए भी हमें लगता है वॉलिटिलिटी काफी चरम पे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकता है। बट अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 52,700 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, आई थिंक गोल्ड में तेजी कंटिन्यू रहेगी, जो फिर से 53,850 तक का लेवल दिखा देगी। वहीं चांदी भी हमने देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में जिस ढंग से ड्रॉप है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि चांदी में ज्यादा तेजी बनी। जिस लेवल पे हमने देखा कि बेस मेटल में हाई बनते जा रहे हैं, तो ये चांदी को भी सपोर्ट करता है। तो आई थिंक जब तक 68,500 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, पॉसिबल है 71,800 तक के भी लेवल दिखा दे। बट मेरी सलाह रहेगी जो छोटे ट्रेडर्स है ऐसे टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन में अगर हम 20% की 70% की तेजी बंदी देखते हैं, तो ऐसे टाइम पे थोड़े से ट्रेड से बच के ट्रेड करना चाहिए। जी, आपने जो 70% की तेजी की बात की, निकल पर ही मेरा अगला सवाल था, क्योंकि ऐसे तो हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाइस पे अधिकतर कमोडिटीज ट्रेड कर रही हैं, मल्टी ईयर हाइस पर ट्रेड कर रही हैं। अब तो ये भी याद रखना मुश्किल हो गया है कि कितनी 14 साल की हाइस पर है और कितने रिकॉर्ड हाइस पर है। बहरहाल निकल ने कुछ अलग करने की कोशिश की, जो बीते सत्र में 70% भाग गया है। अब ऑफकोर्स फंडामेंटल्स पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, सप्लाई की किल्लत है जिसकी वजह से हमने निकल को महंगा होता हुआ देखा है। मुझे बताइए, इन स्तरों पर क्या अभी भी खरीदारी करना सेफ है, या आपको लगता है कि अब थोड़ा कूल ऑफ का वेट करना चाहिए? जिनका पैसा लगा है वो क्या करें? देखिए, अगर हम निकल की बात करें तो वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो रशिया में ही है, और जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, तो आई थिंक सप्लाई शॉर्ट तो रहना है। ईवीज में भी हमने इसका इम्पैक्ट आते हुए देखा। अब टेक्निकल की बात करें तो कभी भी हम देखते हैं कि कभी भी 70-72% का ऐसा जंप आता है, तो डेफिनेटली इंडिकेटर सब ओवरबॉट है। तो करंट रेट से तो मैं सलाह नहीं दूंगा बाइंग करने का, बट आई थिंक एक कूल ऑफ देखने मिल सकता है। इट कुड बी अराउंड 27-2800 आल्सो बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी। वहां पे हम एक फेयर प्राइस का रिव्यू करके ले सकते हैं। बट आई थिंक जब तक ये सप्लाई पूरी तरह से रिस्टोर नहीं होती है या कोई पॉजिटिवनेस नहीं आती है, आई थिंक प्राइसेस कैन गो एनीवेयर टुवर्ड्स 4600 और 5100 आल्सो, बिकॉज नाउ इट्स इन अनचार्टेड टेरिटरी, और जो फंडामेंटल है वो एक्सट्रीम पॉजिटिव दिखा रहा है। तो आई थिंक वन शुड वेट फॉर करंट लेवल। एक रिट्रेसमेंट या एक पुलबैक जरूर है, उस पुलबैक पे ही हमें बाइंग करना चाहिए। ओके, तो फ्रेश खरीद के लिए अभी रुकना है, लेकिन कहीं भी अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो आराम से आप तैयार रहिए कि तकरीबन 40 से 50% का और अपसाइड से इसमें फंडामेंटल्स के दम पर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। शुक्रिया केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मेटल्स पर अपनी राय दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।